हेलो गाइस, माय नेम इज़ तुषार पांडे और मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ बेसिल ट्यूटोरियल। अब आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो पर्टिकुलर टॉपिक है एडिक्शन। मैं ये जानता हूं कि आप सभी एडिक्शन से फेमिलियर होंगे कि एडिक्शन क्या होता है या उसकी क्या वजहें होती हैं या कितने तरीके का मेनली एडिक्शन होता है। इसके अलावा हम कुछ ऐसे टॉपिक से ही बात करेंगे जिसमें हम एडिक्शन से छुटकारा पा सकें। तो जनरली स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ एडिक्शन। एडिक्शन का नॉर्मली मतलब होता है हमें जब किसी चीज़ की लत लग जाती है, मतलब चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई भी सामान हो या कोई आदत हो, जब हम उसको मोर देन एक्सेस करने लगते हैं, मतलब अति हो जाती है जब किसी चीज़ को करने की, तब हम कहने लगते हैं कि हमें उस चीज़ का एडिक्शन हो चुका है, मतलब हमें उस चीज़ की लत लग चुकी है। और जो व्यक्ति एक्चुअली एडिक्ट हो चुका है किसी चीज़ को, मतलब जिसको किसी चीज़ की लत लग चुकी है, उस पर्सन को बोलते हैं एडिक्ट। तो नॉर्मली ये तो नॉर्मल टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो एडिक्शन का ये मीनिंग हो गया और एडिक्ट का मतलब हो गया। लेकिन इन अ साइंटिफिक मैनर इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडिक्शन वी मस्ट हैव टू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन। सो हियर इट इज, एडिक्शन मेनली मीन्स हैबिचुअल psychological and physiological dependence on a substance or practice which is beyond voluntary control। एक्चुअली हैबिचुअल का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ हमारी हैबिट बन चुकी हो, मतलब हमारी आदत बन चुकी हो। साइकोलॉजिकल का मतलब है जब हम मानसिक रूप से सोचने लगें कि उस चीज़ के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। एंड फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है शारीरिक तौर पर, मतलब ऐसा लगे कि हमारा शरीर उस चीज़ के बगैर काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ये तीन तरीके से, अगर हमें उस चीज़ की आदत लग जाए, हमें सोचने में लगे कि वो चीज़ के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, और तीसरी चीज़ हमारा शरीर उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए। तो ऐसी डिपेंडेंसी किसी सब्सटेंस की या प्रैक्टिस की जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के बियॉन्ड हो, मतलब जिसको हम खुद नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है एडिक्शन। अगर हम साइंटिफिक बेसिस पे एडिक्शन की डेफिनेशन देंगे तो हमें ये तीन टर्म्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हैबिचुअल दैट मीन्स आदत, साइकोलॉजिकल दैट मीन्स मानसिक रूप से, एंड फिजियोलॉजिकल मीन्स शारीरिक रूप से। जब इन तीन तरीकों से कोई चीज़ या कोई प्रैक्टिस मीन्स कोई हैबिट या कोई एक्टिविटी हम उस पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाएं कि उसके बगैर रह ही नहीं सकते और वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के परे हो, दैट इज़ बियॉन्ड वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब हम उसको चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो ऐसी एक्टिविटी को बोला जाता है एडिक्शन। एडिक्शन का एक और टर्म जो एसोसिएटेड होता है एडिक्शन से, दैट इज एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इनहैबिटेड हो चुका है, मतलब जो आदत डाल चुका है किसी सब्सटेंस की, किसी पदार्थ की या फिर किसी प्रैक्टिस की, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की या एक्सरसाइज की, जिसके बगैर उसको लगता है कि वो रह नहीं सकता, उसको बेचैनी होने लगती है और ये सब चीज़ें। तो मेनली ये दो चीज़ें हैं जो हमको एडिक्शन में पहले जानना होगा। एडिक्शन एक फिनोमिना होता है जिसमें हम हैबिचुअली, साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इन तीन तरीके से किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाते हैं या किसी प्रैक्टिस पर डिपेंड हो जाते हैं और वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो आदत डाल चुका है किसी सब्सटेंस की या किसी प्रैक्टिस की, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम एडिक्ट। अब हम बात करेंगे उन कांडों के ऊपर जिनकी वजह से एडिक्शन मतलब लत लगती है। जनरली एडिक्शन के कॉजेस जो होते हैं, एडिक्शन अच्छा क्यों लगने लगता है किसी इंसान या व्यक्ति को? एडिक्शन इसलिए अच्छा लगने लगता है क्योंकि एडिक्शन जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली हमारी थिंकिंग कैपेसिटी पर, मींस पावर ऑफ परसेप्शन पर, सोचने समझने की क्षमता पर असर करता है और उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से हमको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता या उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं होती है कि इस वजह से हम ज़्यादातर एडिक्शन के शिकार बनते हैं। तो मेनली हम अब कारण की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो मेन कॉजेस आते हैं जिनकी वजह से एडिक्शन होता है वो ये हैं। फर्स्ट कॉज जो है वो है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा। मान लो कि किसी पर्सन ने कहीं पर कोई चीज़ देखी किसी को लेते हुए और उस चीज़ को क्यूरियोसिटी होगी, उसको जानने की इच्छा होगी कि वो क्या चीज़ है, इससे क्या हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति उसको क्यों ले रहा है, तो फिर ये जो जिज्ञासा है वो एडिक्शन का कॉज बन सकती है। ये सेकेंड इज फन, मजाक मस्ती में अगर एक आध बार गलती से ड्रग्स ले लिए या फिर कोई एडिक्टिव सब्सटेंस ले लिया तो क्या होगा, फन में लिया था, मजाक मस्ती में लिया था, लेकिन धीरे धीरे करके वो हमारी आदत बन जाती है।
क्योंकि वो सब्सटेंस हमको एक बार में इतना अच्छा लगने लगता है, वो हमारी बॉडी को इतना सूथिंग लगने लगता है कि हमको लगता है कि ये हमारे लिए ही बना है पूरी तरीके से। द थर्ड कॉज इज विल ऑफ डूइंग मोर वर्क। एक्चुअली कुछ लोग ये सोचते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को लेने से, अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो अल्कोहल कंजप्शन से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली फूड को डाइजेस्ट होने में 36 से 72 आवर्स लगते हैं कम्प्लीटली डाइजेशन में। फिर उनका अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होने के बाद एक्चुअली हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन अल्कोहल जो होता है वो डायरेक्टली हमारे स्टमक के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उससे एनर्जी बहुत जल्दी निकलती है। लेकिन रीज़न ये नहीं है कि वो हमको ज़्यादा कैपेसिटी दे सकता है काम करने की। अल्कोहल पीने से हमको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके बाद हमारी मेंटल और फिजिकल फटीगनेस को इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोगों की गलत फहमी है कि अल्कोहल कंजप्शन करने से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है और एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अल्कोहल का जो कंजप्शन होता है हमको टेम्परेरी एनर्जी दे देता है। इसके अलावा उससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो टेम्परेरी एनर्जी यूज़ होने के बाद हमारी मेंटली और फिजिकली बॉडी इतनी फटीक हो जाती है कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है सोशल प्रेशर। मीन्स एक पर्सन सोसाइटी में रहता है तो बहुत सारे एलिमेंट्स उसके ऊपर वर्क करते हैं, नेबर्स, रिलेटिव्स, कलीग, फैमिली, ये सब कुछ मैटर करती है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी सिचुएशन, मतलब इतने सारे प्रेशर कि कभी फ्रेंड्स से प्रेशर आ रहा है, कभी फैमिली से प्रेशर आ रहा है चीज़ों को लेके, तो उस सिचुएशन से कोप करने के लिए, उस सिचुएशन से एक्चुअली कोप करने के लिए या भागने के लिए तो हम क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारी आदत बन जाती है। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई हमारी फैमिली में कोई हमसे जो एल्डर लोग थे या जो बड़े लोग हैं वो इस्तेमाल करते थे तो उनको देख के हमारी भी इच्छा हुई और हमने भी इस्तेमाल करा। मेन एक्चुअली रीज़न क्या होता है, जब बड़े लोग घर में ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो किड्स के लिए या बोल सकते हैं कि टीनेजर्स के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाती है ये, और उनको कहीं जाना ही नहीं पड़ता। जब तो वो चीज़ उनको घर में ही मिल रही है तो उनको ट्राई करने में क्या बुरा लगता है, वो ट्राई करते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो फिर उनके शिकार बन जाते हैं, मीन्स अडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के और उनको उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। फिर वो उसको बार बार, पहले थोड़ा, फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा मात्रा में, फिर घर में नहीं मिलेगा तो बाहर, तो ऐसे कर करके वो भी उनकी आदत बन जाती है। नेक्स्ट इज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट प्रचार किया जाता है ताकि लोग उसको देखें और उसको खरीदें। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे एडवर्टाइजमेंट बैन करने चाहिए जो 18+ होते हैं। एक्चुअली अगर ऐसे एडवर्टाइजमेंट बच्चे देखेंगे तो उनमें भी क्यूरोसिटी जागेगी ऑफ कोर्स कि फॉर व्हाट पर्पस दिस प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज्ड। वो उन एडवर्टाइजमेंट को देख के उनको यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे तो फिर उनका आदत तो लगनी ही लगनी है। एंड द अदर वन इज एंटी सोशल एलिमेंट्स। असामाजिक तत्व मतलब ऐसे फैक्टर्स सोसाइटी में, ऐसे फैक्टर्स जो एक्चुअली क्या करते हैंगे, सोसाइटी को हार्म करते हैंगे। असामाजिक तत्व जो होते हैं जैसे कि मर्डरर्स और क्रिमिनल, कई बार होता है कि ये फोर्स करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को कि वो भी कंज्यूम करें ताकि वो भी उनकी तरह बन सकें। या फिर हो सकता है कि कभी किसी ने बहुत छोटी उम्र में या किसी ऐसी सिचुएशन में मर्डर होते हुए देख लिया आएगा या किसी को किल करते हुए देख लिया आएगा, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन या किसी ने सुसाइड कर लिया है तो वो पर्सन जो है वो इस चीज़ को सफ़र नहीं कर पा रहा है, तो वो उससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कूप करने के लिए सिचुएशन से एक्चुअली वो कंज्यूम करने लगता है एडिक्टिव सब्सटेंसेस का। तो ये मेनली 7 रीज़न है। अभी हम फर्दर और रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ और कॉजेज हैं एडिक्शन के। तो अदर कॉजेज, फीलिंग ऑफ फ्रीडम, मतलब एक फील आना जब हमें एहसास होने लगे कि हम अपनी फैमिली से आज़ाद हो चुके हैं। मतलब जब भी जो चिल्ड्रंस होते हैं एक्चुअली आफ्टर देयर एडोलेसेंस और वी कैन से दैट प्यूबर्टी, वो फ्री फील करने लगते हैं कि अब तो हम अपनी फैमिली से फ्री हो गए, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भी वो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं और उसके एडिक्ट बन जाते हैं। अदर इज द नेक्स्ट रीजन इज इनएबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम। जब कोई इंसान अपने प्रॉब्लम्स को, मतलब लाइफ में जो हो रही प्रॉब्लम्स है उनको फेस नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, उससे स्केप करना चाहता है, भागना चाहता है। तो ऐसे केसेस में भी वो एडिक्टिव सब्सटेंसेस को कंज्यूम करता है और उसका हैबिचुअल बन जाता है। फिर एनकरेजमेंट माय फ्रेंड, मेनली इन द 21st सेंचुरी आई एम सेइंग दैट कि मेनली पर्सन्स जो होते हैं वो एडिक्शन के शिकार अपने फ्रेंड्स की वजह से होते हैं।
नॉट एवरी फ्रेंड इज़ बैड, नॉट एवरी फ्रेंड इज़ गुड, वी आर कैन से दैट अबाउट एनीवन, बट हमें ऐसे फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए जो हमारी भलाई करें। अगर वो हमको एनकरेज कर रहे हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेने में, आज के समय में अल्कोहल के लिए, वीट के लिए, कोकेन, मॉर्फिन, हेरोइन, ऐसे सब्सटेंसेस का कंज्यूम करने के लिए जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमको एनकरेज करते हैं, और इसकी वजह से हम ना चाहते वो भी उनको कंज्यूम करते हैं। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारी बॉडी को सूद करते हैं, अच्छा लगता है, थोड़े टाइम के लिए हमको बहुत लाइक हेवनली फील आने लगता है, तो हमने एक बार कंज्यूम करा प्रेशर में आके, लेकिन बाद में चल के वो हमारी आदत बन जाता है। अगर इस टेम्पररी एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम, मतलब थोड़े से समय के लिए अपनी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो ड्रिंक को कंज्यूम किया या कोई सब्सटेंस कंज्यूम किया, हमारा नर्वस सिस्टम जो है एक्चुअली वो वर्क करना कम कर दिया, मीन्स स्लो डाउन हो गया, तो ऐसे केसेस में भी हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एक्चुअली हम ज़्यादा थिंक नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं होंगे, तो फिर रिलैक्स फील करेंगे, तो अपनी प्रॉब्लम से थोड़े टाइम के लिए बच जाएंगे। अदर रीजन इज मेंटल रिलैक्सेशन, मतलब जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए, पूरे दिन भर काम करके आता है, थक जाता है, तो उसको रिलैक्सेशन चाहिए होता है ताकि वो अपने लिए फ्री फील कर सके, मतलब खुद ही फ्री फील कर सके। तो ऐसे केसेस में भी मेनली अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं लोग, जब वो बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बहुत फटीग हो जाते हैं ऐसे केसेस में। लास्ट वन इज रिलैक्स फ्रॉम पेन। एक्चुअली जो ड्रग्स का ओरिजिन हुआ था वो दर्द से क्या कह सकते हैं, एक तरीके से छुटकारा पाने के लिए हुआ था, कि जब भी कोई सर्जरी वगैरह की जाती है ड्रग्स को दो, ऐसे करने से टेम्परेरी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, तो दर्द जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, और उस टाइम पे सर्जरी या एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन अब पहले ये नॉर्मली पेन से रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर फन एंड स्टिमुलेशन। सो ये भी एक एडिक्शन का कॉज बनता है कि पहले तो हम धीरे धीरे करके उसको पेन से रिलैक्सेशन के लिए कर रहे थे, और अब क्या हो रहा है एक्चुअली हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं अपनी मस्ती मजाक के लिए। अब हम एक्चुअली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडिक्शन के। देखिए, हम सिलेबस में प्रिस्क्राइब जनरली 3 टाइप के एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वो जनरली 3 टाइप के एडिक्शन जो है वो है ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन एंड अदर वन इज टोबैको एडिक्शन। बट फर्दर ऑन ये सब बोलने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन 3 के अलावा भी बहुत सारे तरीके के एडिक्शंस होते हैं। देयर आर मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ एडिक्शन। बट एडिक्शन मतलब किसी चीज़ की लत लगना आएगा, जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है ये वही चीज़ है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में तो कई तरीके के एडिक्शंस होते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमको लत लग जाए, चाहे वो कोई सब्सटेंस हो या कोई ऐसी प्रैक्टिस, मतलब या तो कोई पदार्थ हो या तो ऐसी कोई एक्टिविटी या अभ्यास हो जिसकी हमको आदत लग जाती है। जैसे आज के समय में जो मेनली बॉयज़ होते हैं दे आर एडिक्टेड टू जिम्स, मतलब वो जिम्स के लिए एडिक्ट हो चुके हैं। तो इस केस में जो है वो एक्टिविटी से इतना परस्यूड हो चुके हैं खुद ना कि वो उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी शेपिंग, इन सब चीज़ों को लेकर। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली सोसाइटी में देखते हैं तो हम देखते हैं जो गरीब लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं जो एक्चुअली क्या बोलते हैं रैग पिकर्स होते हैं, कचड़ा बिनते हैं, वो क्या करते हैं जो इंजेक्शंस होते हैं ना, खाली इंजेक्शंस जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बहुत डेंजरस एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कई लोग जो होते हैं जो पेट्रोल होता है उसकी स्मेल से एडिक्ट होते हैं, कई लोग एसीटोन की स्मेल से एडिक्ट होते हैं, कई लोग जो होते हैं न्यू वॉल्स पर पेंट होता है या जो न्यू पेंट होता है हाउस में उसको एडिक्ट होते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के एडिक्शंस होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको क्लेई पार्टिकल्स खाने में या सीमेंट वगैरह खाने में बहुत मज़ा आता है, तो उन चीज़ से एडिक्ट हो जाते हैं। तो एडिक्शन बहुत सारे तरीके का हो सकता है। किसी को टेनिस का एडिक्शन हो सकता है, जैसे आजकल मेनली हर किसी को मोबाइल का एडिक्शन है, मतलब वो उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको इतना मज़ा आता है, बिल्कुल हैबिट बन चुकी है, उनकी बॉडी, उनकी मेंटालिटी सब कुछ उस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुकी है। मेनली आजकल गेम्स लाइक PUBG आर बिकमिंग एडिक्टिव टू एवरीवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैन्ड बाय द गवर्नमेंट, but people are playing that in spite of being banned because they are loving that game, they are totally addicted to them, it have become their habit, they can't survive without it, like their body says that। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे ही बहुत सारे तरीके का एडिक्शन हो सकते हैं, लेकिन मेनली प्रिस्क्राइब सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो ये 3 टाइप के एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन एंड टोबैको एडिक्शन। फर्स्ट वन इज, अब मैं ये बोलना चाहूँगा जो वर्ड ड्रग्स है ना वो एक्चुअली आज तक जो हम समझते आ रहे हैं वो उसका गलत मतलब था। ड्रग्स का मतलब हमेशा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो नशा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ड्रग्स एक्चुअली मीन्स
ऐसे सब्सटेंसेस जिसका इस्तेमाल मेडिकेशन के लिए किया जाता है, इलाज के दौरान या इलाज के बाद या किसी टाइप के इलाज के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं केमिकल्स, या कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स को गलत तरीके से बोलने लगे हैं हम, क्योंकि हमने यही सुना था कि ड्रग्स जो होते हैं उनकी हमको आदत लग जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ड्रग्स का मतलब होता है कोई भी केमिकल जो मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हों जिससे हमें नशा होने लगे। तो ड्रग एडिक्शन का मतलब मेडिसिन का एडिक्शन भी होता है कई बार लोगों को। लाइक आजकल इंसोम्निया की कंडीशन है, तो लोग सो नहीं पाते हैं, तो दे आर एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। अगर वो स्लीपिंग पिल्स नहीं लेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो देयर बॉडी विल नॉट वर्क प्रॉपरली। सो ये सेकेंड इज अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल से सभी फैमिलियर रहेंगी, सबको अल्कोहल का एडिक्शन होता है। अल्कोहल का एडिक्शन फन के लिए किया जा सकता है, अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा टेम्पररी एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन के लिए किया जा सकता है, रिलीफ फ्रॉम पेन, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। लास्ट वन इज टोबैको एडिक्शन। टोबैको एडिक्शन इस वजह से होता है क्योंकि टोबैको में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है दैट इज निकोटीन, और वो सब्सटेंस जो होता है वो हमारी बॉडी को इनहैबिचुएटेड बना देता है अपने लिए। तो टोबैको जो है, एक्चुअली टोबैको कंजप्शन जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से चला आ रहा है। टोबैको को बहुत प्रिलिमिनरी टाइम से इस्तेमाल किया जाता है एज एन एडिक्टिव सब्सटेंसेस। मीन्स घर में हमारे जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, या जो ओल्ड थिंकिंग पीपल्स होते हैं, या जो फ्रॉम विलेजेस होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो मोर कंज्यूम करते हैं इन टाइप के सब्सटेंसेस को। जबकि जो अल्कोहल और ड्रग्स हैं ये मॉडर्न सोसाइटी का एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं। इनका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं करता है, हर कोई अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करता, हर कोई ड्रग्स नहीं लेता है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत मनी है, बहुत मतलब पावर है, ऐसे पीपल से इनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर हम कंज्यूमेबल ड्रग्स की बात करते हैं जो हमको नशा करने में मदद करते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, and a normal person, or we can say that middle lower class person is not able to afford them. So generally it is a tobacco addiction is a preliminary sort of addiction from our society, while these two are the modern addiction to our societies. अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली ड्रग एडिक्शन के बारे में। अब हमें डिस्कस करना है एक्चुअली तीनों टाइप ऑफ एडिक्शन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो ड्रग एडिक्शन में क्या होता है, ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंशन मतलब टालने, डायग्नोसिस मतलब पता लगाने, और क्योर ऑफ अ डिजीज या किसी बीमारी का इलाज करने के लिए। तो ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस जिनका इस्तेमाल बीमारी को टालने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए या इलाज करने के लिए किया जाए तो उनको ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ड्रग्स जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। जब भी कोई इंसान इन ड्रग्स को लेकर डिपेंडेंट हो जाए, जब भी कोई पर्सन ड्रग्स को लेकर डिपेंडेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता। जब कोई पर्सन ड्रग्स पर निर्भरित हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है ना, तब उन केसेस को बोलते हैं ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस। ऐसे पर्सन को बोलेंगे ड्रग एडिक्ट या ड्रग डिपेंडेंट पर्सन, हम ये सब भी कह सकते हैं। अब एक्चुअली हमको बात करना है इसके अलावा कि एक्चुअली जो ड्रग्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा गया है। जो ड्रग्स होते हैं उनको कितने तरीक़ों से बांटा गया है और कितने तरीके के एक्चुअली ड्रग्स होते हैं। तो अभी आगे के फर्दर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नॉर्मली ये आप याद रखिएगा कि ड्रग का मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और क्योर ऑफ अ डिजीज के लिए किया जाता है। दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ड्रग्स, एंड अ पर्सन हु इज एडिक्टेड to drugs is called a drug addict or a drug dependent person, and this sort of addiction is called drug addiction, drug dependency or drug dependent person. Okay. So guys, अब हम बात करेंगे कि ड्रग्स को कैसे क्लासीफाई करा गया है। ड्रग्स को जिस तरीके से क्लासीफाई करा गया है वो अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तरीके पे बात करेंगे, जब ड्रग्स को क्लासीफाई करा गया है उनके इफेक्ट के बेसिस पे कि वो इंसानी शरीर पर किस तरीके के इफेक्ट दिखाते हैं। तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली जो ड्रग्स हैं उनको बांटा गया है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के बेसिस में मेनली 14 टाइप्स में। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे पास स्पेस की कमी है, तो प्लीज़ आप सब लिख लें जो भी मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता।
आप जो है मैं इन सब की मीनिंग बताऊंगा, तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, तो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर कॉपीज और रजिस्टर वॉट एवर यू आर राइटिंग इन. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ड्रग्स. This is the first basis on which we are talking about drugs. The first basis, effect on human body, कि इंसानी शरीर पर मतलब मानवीय शरीर पर ही किस तरीके से असर दिखाते हैं. तो फर्स्ट है एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो दर्द से क्या कह सकते हैं रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जाती हो. तो एनाल्जेसिक्स का दूसरा नाम होता है पेन किलर्स. जिन दवाइयों का इस्तेमाल या जिन केमिकल्स का इस्तेमाल क्या करा जाए एक्चुअली पेन से रिलीफ पाने के लिए, उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स. सेकेंड वन इज एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक का मतलब होते हैं ऐसे ड्रग्स जो हमारी जो बॉडी होती है ना उसकी कॉन्शियसनेस पर, जागरूकता पर असर दिखाएं और उसको कम कर दें. मेनली एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल शरीर को सुन्न करने के लिए किया जाता है सर्जरी के दौरान. तो एक्चुअली क्या होता है, एनेस्थेटिक जो होता है हमारी एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस को जो होती है मतलब हमारा जो एक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन होता है ना उसको सप्रेस कर देता है, और जिसकी वजह से जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है ना, जागरूकता होती है, वो कम हो जाती है और हमारा शरीर जो होता है एक्चुअली सुन्न होने लगता है. अदर वन इज एंटीपायरेटिक. Whenever there is a word anti, that means against. Pyretic means temperature. Means those drugs which are used for decreasing the body temperature. इन ड्रग्स का इस्तेमाल जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नॉर्मली फीवर के टाइम कैसा होता है. अब हम 4 सब्सटेंस की बात करेंगे, मीन्स 4 टाइप के ड्रग की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल काय के लिए किया जाता है एज एन इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी के लिए. तो फोर्थ वन इज एंटी इंफ्लामेटरी. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन के लिए, और एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट. जिन ड्रग्स का इस्तेमाल सूजन के लिए करा जाता है, सूजन को कम करने के लिए करा जाता है, एक्चुअली दैट ड्रग्स आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस या एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. अदर वन इज एंटीडोट. एंटीडोट का इस्तेमाल मैंने सभी ने सुना होगा. एंटीडोट का इस्तेमाल किया जाता है जहर के असर को काटने के लिए. किसी भी टाइप के टॉक्सिन्स का असर हमारी बॉडी में खत्म करने के लिए जिन केमिकल्स का या ड्रग्स का इस्तेमाल करा जाता है, दैट ड्रग्स आर कॉल्ड एंटीडोट. अदर वन इज एपेटाइजर. सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी आई नो, तो हम बात करते हैं एपेटाइजर. एपेटाइजर वर्ड इज कम फ्रॉम अ वर्ड दैट इज एपेटाइट, दैट मीन्स भूख लगना. तो एपेटाइजर जो होता है, जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी भूख को बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं एपेटाइजर. Other one is anti-diuretic. Diuretic term is used for urine actually. Anti-diuretic मतलब ऐसे chemical substances which are used to reduce the amount of urine. मतलब यूरिन का अमाउंट कम करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करा जाता है, that substances are called anti-diuretic substances. Other one is anti-emetic. इमेटिक मीन्स होता है जो सब्सटेंसेस वॉमिटिंग से रिलेटेड हो, और एंटी इमेटिक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द टेंडेंसी टू वॉमिट. मतलब उल्टी की इच्छा को कम करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करा जाता है वो एंटी इमेटिक होते हैं. अदर वन इज कार्बिनेटिव्स. कार्बोनेटिव का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इस्तेमाल करा जाता हैगा जो एक्चुअली स्टमक रीजन में नहीं बोलते हैं, एक्चुअली कि बोलते हैं पेट में गैस बनी है, तो उस गैस को निकालने के लिए जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करा जाता है वो कार्बोनेटिव होता है. लेकिन कार्बोनेटिव एक्चुअली स्टमक रीजन में प्रोड्यूस गैस को नहीं निकालते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में फॉर्म गैस होती है ना उसको निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अदर वन इज इमेटिक. मैंने पहले ही बताया इमेटिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग. तो इमेटिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इस्तेमाल उल्टी करने के लिए या उल्टी करने की इच्छा के लिए इस्तेमाल करा जाता है, दैट इज कॉल्ड इमेटिक. अदर वन इज सेडेटिव. सेडेटिव का मतलब होता है बेहोश कर देना या सुला देना. तो जिन केमिकल्स का या जिन ड्रग्स का इस्तेमाल हम किसी को सुलाने के लिए करते हैं, दैट आर कॉल्ड सेडेटिव. अदर वन इज स्टिमुलेंट. स्टिमुलेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल हमारी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करा जाता है. मतलब ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे हम उनको बोलेंगे स्टिमुलेंट्स. अदर वन इज वैसोडाइलेटर. वैसो मीन्स ब्लड वेसल, डायलेटर मीन्स टू एक्चुअली टू वाइड द ल्यूमेन. डायलेशन मीन्स वाइडिंग द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स. ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लड वेसल के ल्यूमेन को क्या कहते हैं डायलेट कर देते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं वैसोडाइलेटर. ये मैंने नॉर्मली बताया, लेकिन अब मैं इनके बारे में कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ. एनाल्जेसिक वो ड्रग्स की कैटेगरी है जिनका इस्तेमाल पेन रिलीफ के लिए किया जाता है. एनाल्जेसिक के अंदर खुद पर्टिकुलरली बहुत तरीके के ड्रग्स आते होंगे. जैसे जब सर दर्द होता है तो हम सेरोटोनिन, डिस्प्रिन,
क्रोसिन, इन टाइप की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो पेन से रिलीफ देती हैं उन सबको डाल दिया है एनाल्जेसिक की कैटेगरी में। अदर वन इज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक के में इस्तेमाल करा जाता है जब किसी की कॉन्शियसनेस के लिए, उसकी दिमाग की जो एक्टिविटी होती है उसको कम करने के लिए, शरीर को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल करा जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं एनेस्थेटिक। मेनली इसमें जो एग्जांपल आता है वो क्लोरोफॉर्म आता है। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करा जाता है किसी की मेंटल एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए। फिर अदरवाइज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब ऐसे ड्रग्स की कैटेगरी, ये सब कैटेगरीज हैं एक्चुअली, ऐसे ड्रग्स की कैटेगरी जो एक्चुअली क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो मेनली इसमें भी क्रोसिन, पैरासीटामोल टाइप की मेडिसिन आ जाती हैं। ये सिर्फ कैटेगरी है। अदर वन इज एंटी इन्फ्लामेटरी। जब सूजन होती है तब उन केमिकल्स का इस्तेमाल करो, सूजन कम हो जाए। लाइक आयोडेक्स, इन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है वो कम हो जाता है। फिर इज एंटीडोट। एंटीडोट पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप के एंटीडोट्स होते हैं। सांप के काटने का एंटीडोट अलग, बिच्छू के काटने का एंटीडोट अलग, मधुमक्खी के काटने का एंटीडोट अलग। तो जो भी सब्सटेंसेस टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए बॉडी में इस्तेमाल होते हैं दैट आर कॉल्ड एंटीडोट। एपेटाइजर। एपेटाइजर का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो भूख बढ़ा सकते हैं हमारी। तो वो कैटेगरी ड्रग्स की जो भूख बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं एपेटाइजर। फिर एंटी डायूरेटिक, ऐसे सब्सटेंसेस जो यूरिन का अमाउंट हमारी बॉडी में, मतलब यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड एंटी डायूरेटिक। एंटीमेटिक। एंटीमेटिक मतलब जो उल्टी करने से रोकते हैं। एक्चुअली जो मीठी चीज़ें होती हैं वो हमारा उल्टी करने का मन कम कर देती हैं। तो जब भी उल्टी करने का मन हो तो कोई भी मीठी चीज़ खा लो तो वॉमिटिंग का जो टेंडेंसी होगी ना वो कम हो जाएगी। फिर इस कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इस्तेमाल बॉडी में से गैस को, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में से गैस को रिमूव करने के लिए करा जाता है। मेनली इसमें जो चूर्ण वगैरह आते हैं जो हमारे एक्चुअली एल्डर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जब भी उनको गैस बनती है वो सब इसमें आ जाते हैं। एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ कार्मिनेटिव इज हाजमोला। अदर वन इज डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो यूरिन फॉर्मेशन कराते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज ही कर देते हैं। तो डायूरेटिक सब्सटेंसेस में सर्दियों में क्या होता है, हमको बार बार यूरिन लगती है, मतलब हमको बार बार यूरिनेट करने की टेंडेंसी होती है, मिक्चुरेट करने की टेंडेंसी होती है। और साथ ही साथ हम ऐसे डायूरेटिक सब्सटेंसेस लेते हैं जो यूरिन बॉडी में बनने की जो टेंडेंसी होती है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे कॉफ़ी, टी। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये डायूरेटिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। और हम सर्दियों में इतनी यूरिन आने के बाद भी इनको पीते हैं ना, जिससे हमारा जो बॉडी है उसमें और ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और हमको ज़्यादा यूरिन लगती है और मिक्चुरेट करने की जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। इमेटिक। इमेटिक मतलब जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल उल्टी करने के लिए किया जाए। तो मेनली क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल तब करा जाता है जब कोई पर्सन ने कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसी चीज़ बॉडी में ले ली है जिसको उल्टी करके निकलवाना पड़े। तो मेनली जब अल्कोहल पी लेता है इंसान तो क्या होता है, हैंगओवर होता है। तो हैंगओवर पे असर करने को कम करने के लिए इमेटिक दिया जाता है। मेनली विटामिन सी जो होता है वो इमेटिक का काम करता है और वो जो होता है टेंडेंसी होती है जो वॉमिट करने की उसको बढ़ाता है। तभी क्या करा जाता है, जब भी किसी इंसान को पर्टिकुलरली वॉमिट कराना हो तो उसको नींबू पानी वगैरह ऐसा कुछ दे देंगे तो जो उल्टी करने की टेंडेंसी है वो उसको होने लगेगी। सेडेटिव, बेहोश करने के लिए, या कह सकते हैं एक तरीके से किसी इंसान को सुलाने के लिए। तो सेडेटिव में जो मेनली एग्जांपल्स आते हैं वो हमारे स्लीपिंग पिल के आते हैं। स्टिमुलेंट, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जैसे नॉर्मली हम बहुत थक जाते हैं तो हम कॉफ़ी या टी का इंटेक करते हैं जिससे हमारी बॉडी की हमको लगता है कि एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऐसे आते हैं स्टिमुलेंट कैटेगरी में। अदर वन इज वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर डायलेट्स द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ब्लड की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। थैंक यू। अब पहला क्लासिफिकेशन था जो ड्रग्स का, वो बेसिस इस पे था कि वो ह्यूमन बॉडी पर किस तरीके के इफेक्ट्स दिखाते हैं। सेकेंड टाइप्स जो हम बात करेंगे कि इन ड्रग्स की हैबिचुएटिंग एक्टिविटी ऑफ बॉडी, मतलब इन जो ड्रग्स होते हैं उनकी हमको एक्चुअली आदत किस एक्टिविटी की वजह से लगती है कि हम किस एक्टिविटी के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इनसे हैबिचुएट हो जाते हैं। तो मेनली ये जो ड्रग्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिचुएटिंग एक्टिविटी आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज psychotropic and another one is psychedelic। साइकोट्रॉपिक मतलब ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं हमारी साइकोलॉजी पर, मतलब हमारी साइकोलॉजी पर इफेक्ट दिखाते हैं। तो जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं ना, जनरली ये किन चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, जनरली ये इफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को,
दूसरी चीज होती है कॉन्शियसनेस को, एंड थर्ड वन इज पावर ऑफ परसेप्शन। तो ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं जनरली ये तीन चीजों को अफेक्ट करते हैं, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस एंड पावर ऑफ परसेप्शन। मतलब किसी का व्यवहार, जागरूकता, और तीसरी चीज होती है पावर ऑफ परसेप्शन, मतलब सोचने समझने की काबिलियत। इन तीनों को अफेक्ट करके उनको बदल देती है। इसी वजह से जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं इनको मोस्ट फेमसली बोला जाता है मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स क्या करते हैं, हमारा मूड बदल देते हैं, उनको बोलते हैं मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। और ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं ये जनरली हमारे नर्वस सिस्टम के ब्रेन पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का काम होता है सिग्नल को प्रोसेस करना, जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं उनको प्रोसेस करना। तो एक्चुअली साइकोट्रोपिक ड्रग्स मेनली ब्रेन को एंड देन सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट प्रायोरिटी की अगर हम देखें तो प्रायोरिटी पे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो जो ड्रग्स हमारे बिहेवियर, कॉन्शियसनेस और पावर ऑफ परसेप्शन पे अफेक्ट करते हैं उन ड्रग्स को बोलते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग। इन तीनों को बदलने के बाद, इन तीनों पे इफेक्ट करने के बाद ही हमारे मूड को ऑल्टर कर देते हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। मेनली इफेक्ट किसको करते हैं, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेकेंड टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं साइकोडेलिक ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होते हैं ना एक्चुअली इन ड्रग्स का फंक्शन होता है हेल्यूसिनेशन क्रिएट करना, हेल्यूसिनेशन। ये ड्रग्स क्या करते हैं, हेल्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब भ्रम क्रिएट करते हैं, जो चीज नहीं होती उसकी मौजूदगी, चाहे वो ऑप्टिकली हो या विजुअली हो। मतलब अगर आप कहीं पर हैं तो इन ड्रग्स का कंजप्शन करने के बाद से कोई आपके आसपास नहीं भी होगा ना तो आपको वो दिखाई देगा, और कोई नहीं भी बोल रहा होगा आपसे कुछ तो आपको लगेगा कि कोई आपसे बात कर रहा है। तो ऐसे ड्रग्स आते हैं साइकोडेलिक ड्रग्स के अंदर जो हेल्यूसिनेशन क्रिएट करते हैं। इस वजह से इन ड्रग्स का दूसरा नाम होता है हेल्यूसिनोजेंस, मींस हेल्यूजन जनरेटिंग सब्सटेंसेस या हेल्यूजन जनरेटिंग ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होते हैं ये मेनली अफेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एक्चुअली साइकोट्रोपिक ड्रग मेनली अफेक्ट करते हैं ब्रेन को, बट साइकोडेलिक ड्रग्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो नर्व सेल्स के थ्रू आती है। इसके अलावा ये और किन किन चीजों पर इफेक्ट करते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन। जैसे यहाँ पर जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स थे वो बिहेवियर, कॉन्शियसनेस और पावर ऑफ परसेप्शन पे अफेक्ट करते हैं। साइकोडेलिक ड्रग्स जो होते हैं वो थॉट्स पर, विचारों पर, फीलिंग्स पर और इमोशंस पर, इन तीनों पर असर दिखाते हैं। मेनली इन दोनों में ये डिफरेंसेस याद रखने हैं, दीज टाइप ऑफ ड्रग्स मेनली अफेक्ट द ब्रेन देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, but these type of drug directly affect the central nervous system. These drugs are responsible for altering the mood of a person, that's why they are called mood altering drugs. Whereas psychedelic drugs are responsible for the creation of hallucination either optically or visually, that's why they are called hallucinogens, hallucinogens. And these thought mainly affect actually psychotropic drugs mainly affect behavior, consciousness and power of perception, whereas psychedelic drugs affect thought, feelings and emotions. So अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स कितने तरीके के होते हैं और साइकोडेलिक ड्रग्स कितने तरीके के होते हैं। फर्दर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम देखो अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में। साइकोट्रोपिक ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो हमारे मूड को ऑल्टर कर देते हैं, इसी वजह से इन ड्रग्स को बोला जाता है मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। तो मेनली ये 4 टाइप्स के होते हैं। सेडेटिव, सेडेटिव का दूसरा नाम होता है हिप्नोटिक्स, अदर वन इज ट्रांक्विलाइजर्स, ओपिएट, ओपिएट का दूसरा नाम नार्कोटिक्स, तीसरा है, चौथा है स्टिमुलेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेडेटिव के बारे में या हिप्नोटिक्स के बारे में। सेडेटिव ऐसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं जो एक्चुअली किसको अफेक्ट करते हैं, सप्रेस कर देते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे ब्रेन तक सिग्नल का पहुंचना और ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक सिग्नल के आने को रोक देते हैं, कम कर देते हैं। एक्चुअली रोकते नहीं, इनहिबिट नहीं करते, सप्रेस कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस
मतलब चिंता, तनाव, ये सब कुछ क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ही सब कुछ कम होता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी मतलब नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जैसे ही कम होती है, उसकी वजह से क्या आने लगती है, नींद। तो ये ड्रग्स नर्वस सिस्टम को सप्रेस करते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन को कम करते हैं और नींद बढ़ाते हैं, मतलब नींद आते हैं। नींद आना कहलाता है हिप्नोटिक इफेक्ट। इस वजह से इनको हिप्नोटिक्स भी बोला जाता है। तो दो एग्जांपल याद रखना है, बार्बिचुरेट्स एंड बेंजाडाइज़ोफिन्स। बेंजाडाइज़ोफिन्स जो है ये दो केमिकल्स हैं जिनको सेडेटिव की तरह इस्तेमाल करा जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट करेक्टली। बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइज़ेपिन्स, ये दो सब्सटेंसेस होते हैं। अदर वन इज ट्रांक्विलाइजर। इट इज़ अ इंग्लिश वर्ड मीनिंग साइलेंस और कामनेस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो शांति देते हैं, मतलब हमारी बॉडी को शांति प्रोवाइड करते हैं, सूदिंग इफेक्ट देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांक्विलाइजर्स। तो ट्रांक्विलाइजर एक्चुअली क्या करते हैं, दे लेसन टेंशन, मतलब हमारी जो टेंशन होती है उसको कम कर देते हैं। साथ में प्रमोट्स कामनेस, मतलब बॉडी को एक शांति, एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से ट्रांक्विलाइजर का दूसरा नाम होता है एंटी डिप्रेसिंग ड्रग्स या एंटी डिप्रेसिंग, मतलब जो डिप्रेशन को कम करे, मतलब टेंशन को कम करते हैं। इसमें जो दो एग्जांपल्स आते हैं जो तुमको याद रखना होगा, दैट इज फिनोथायाजीन्स एंड अनदर वन इज बेंजोडाइज़ोफिन्स। ये दो केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल ट्रांक्विलाइजर की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये याद रखनी है कि बेंजोडाइज़ोपिन्स जो बेंजोडाइज़ोपिन्स हैं एक्चुअली, उनका इस्तेमाल सेडेटिव और ट्रांक्विलाइजर दोनों की तरह करा जाता है। थर्ड वन इज ओपिएट और नारकोटिक्स। ओपिएट और नारकोटिक्स ऐसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं जिनका बहुत रेयर इस्तेमाल करा जा सकता है। इनका इस्तेमाल करने से पेन से कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाता है। तो ये सबसे पावरफुल एनाल्जेसिक्स होते हैं, मीन्स पेन रिलीवर्स। सबसे मेन फंक्शन इनका क्या होता है, ये ब्रेन के काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं। मतलब ब्रेन तक सिग्नल जल्दी जाएगा, आएगा जल्दी, लेकिन ब्रेन ही काम नहीं करेगा। जैसे ही ब्रेन काम नहीं करेगा तो उसको पेन का एहसास ही नहीं होगा, तो हमको पेन से रिलीफ मिल जाएगा। इस वजह से इनको बोला जाता है मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक। इसमें एग्जांपल याद रखना है, ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेन। एक्चुअली आई एम नॉट राइटिंग सम एग्जांपल हियर। मॉर्फिन, हेरोइन, ओपियम एंड मेथाडोन जो है वो एक और एग्जांपल है इसका। लास्ट वन इज स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो स्टिमुलेट करते हैं, किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, तो ये हमारी बॉडी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और इस वजह से इनका नाम क्या होता है, रिफ्रेशर्स। रिफ्रेशर्स में जो मेनली आता है कैफीन, जो चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। इसकी वजह से भी लोग अडिक्ट होते हैं कि लोग चाय और कॉफ़ी के बगैर रह नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनको रेगुलर कंज्यूम करते हैं और उसके अडिक्ट हो जाते हैं और उनको नहीं मिलता ये सब कुछ तो बेचैनी होने लगती है। इसके अलावा ओपिएट और नारकोटिक्स के बारे में मुझे आपको कुछ और चीज़ें बतानी है, जो ये है कि ओपिएट और नारकोटिक्स जो होते हैं, इनका एक बार इस्तेमाल करने से ही आप इनके अडिक्ट बन सकते हैं। इनका इस्तेमाल अगर आपने एक बार भी करा ना, तो क्या होता है, इनका ये हमारी बॉडी को इतना सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पूरी ब्रेन को, बॉडी को ये सप्रेस कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को पूरी तरीके से। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो ओपिएट और नारकोटिक्स होते हैं, इनका असर इतना तेज होता है कि हमारी बॉडी इनकी हैबिचुएट हो जाती है। धीरे धीरे करके हमको इसकी लत लग जाती है, हमारा शरीर काम करने की एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, हम लेजी होने लगते हैं। हमें और कह सकते हैं, इसका ओपिएट्स और नारकोटिक्स का इस्तेमाल करने से हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस भी होने लगते हैं। और अगर हमको मान लीजिए अगर हम अडिक्ट हो चुके हैं ओपिएट्स के या नारकोटिक्स के, तो क्या होगा कि जब हमारी बॉडी इसकी अडिक्ट हो जाएगी, तो अगर हमको ये सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को वॉमिटिंग का फील आने लगेगा। मीन्स हमारी बॉडी इनके बगैर रह ही नहीं पाएगी। इस वजह से ओपिएट और नारकोटिक्स का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनका एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और फिर ऐसे पर्सन्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है ठीक होने के लिए। तो ये मेनली नाम याद रखने, ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन एंड मेथाडोन एक और सब्सटेंस होता है। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली साइकोडेलिक ड्रग्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली साइकोडेलिक ड्रग्स के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन। मेनली जो 3 एग्जांपल्स हैं साइकोडेलिक ड्रग्स के अंदर हमको वो पढ़ना है, एलएसडी, मैस्कलीन एंड दैट्स मारिजुआना। जे साइलेंट होता है इस वजह से मारिजुआना। जो साइकोडेलिक ड्रग्स होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्यूसिनेशन के लिए, मतलब ये भ्रम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब भ्रम का मतलब होता है जो चीज़ नहीं होती फिर भी हमको लगता है कि वो चीज़ है। तो ये 2 टाइप के हेलोजिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी।
विजुअल मतलब जो देखने से हो, और ऑडिटरी मतलब सुनाई देने से। मतलब कोई ना हो कोई चीज़ तब भी हमको दिखाई दे रही है, कोई ना हो तब भी हमको तो सुनाई दे रहा है। तो ये सब जो होता है वो साइकोडेलिक ड्रग्स की वजह से होता है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैस्कुलिन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट एलएसडी एंड मारिजुआना आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट। इसके अलावा ये एक अर्गोट फंगस से होता है। अर्गोट फंगस का मतलब होता है एक ऐसी, बोल सकते हैं एक ऐसी क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी फंगस जो एक्चुअली रे प्लांट में लगती है। रे का मतलब होता है राई के पौधे में लगती है, तो एक्चुअली राई के पौधे में लगती है। तो रे प्लांट मतलब अर्गोट फंगस मतलब एक ऐसी फंगस जो रे प्लांट में लगती है, और ये रे प्लांट के ईयर में लगती है। ईयर का मतलब जो होता है जो ऐसा स्ट्रक्चर लगता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है ना, मींस जिसको बाली बोला जाता है उस पर। तो अर्गोट फंगस जो है वो एक राई की फंगस है, राई की जो है फंगस है, और ये उसके ईयर पर लगती है। एक्चुअली इस फंगस का नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट, दैट इज क्लैविसेप्स परपुरिया। दैट्स द नेम ऑफ द अर्गोट फंगस जिससे एलएसडी मिलता है। एलएसडी वो केमिकल है जो हमको फंगस से मिलता है, और उस फंगस का नाम है क्लैविसेप्स परपुरिया। लास्ट थिंग इज, ये जो सब्सटेंस होता है एलएसडी, ये दो तरीके का काम करता है। पहला टेरेटोजन और दूसरा होता है एर्गोटिज्म। टेरेटोजन का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर मदर कंज्यूम कर ले प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो जो फीटस होगा उसमें अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। तो जो सब्सटेंस फीटस में अबनॉर्मलिटी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं टेराटोजन, और उनकी स्टडी को बोलते हैं टेराटोलॉजी। इसके अलावा अर्गोटिज्म मतलब अगर किसी अनाज को हम खा लेते हैं जो अर्गोट फंगस से इन्फेक्टेड है, तो हम क्या होंगे, वेटलेसनेस फील करने लगेंगे, मतलब हमको हेलोसिनेशंस होने लगेंगे। तो अर्गोटिज्म का मतलब होता है अगर हम क्या कह सकते हैं, क्लैविसेप्स परपुरिया फंगस से इन्फेक्टेड ग्रेन को खाते हैं तो वो हमको हेलुसिनेशन क्रिएट करेगा और हॉरिबल ड्रीम्स क्रिएट करेगा। बहुत एलएसडी बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है, इसकी वजह से बहुत हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं, मतलब बहुत डरावने सपने और बहुत स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशंस होता है। इतनी ज़्यादा हमको भ्रम होने लगते हैं ना कि हमको हर चीज़ भ्रमित करने लगती है। मैस्कुलिन जो है वो एक पेयोड कैक्टस से मिलता है। पेयोड का मतलब होता है हरे नीले रंग का बिना कांटों वाला कैक्टस, और उस कैक्टस का नाम है लोफोफोरा विलियमसी। प्लीज few things you have to remember, that first name is from genus and second is from species. So make the first letter of the word capital of genus, and first alphabet of the second word species always small. So in every cases here you should be knowing that thing. इसके अलावा पेयोड कैक्टस जो है जिसका नाम है लोफोफोरा विलियमसी, इसके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइमेथॉक्सी फेनिथल अमाइन। तो ये जो केमिकल है ये भी हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, लेकिन सबसे टेरिफिक जो हेलुसिनेशंस होता है वो ये क्रिएट करता है, एलएसडी। लास्ट वन इज मारिजुआना। मारिजुआना एक हेम्प प्लांट से मिलता है। हेम्प मतलब होता है एक ऐसे पौधे जिससे हमको रस्सी बनाने के लिए एक्चुअली धागे मिलते हैं। और हेम्प का एक और मतलब होता है भांग का जो पौधा होता है, उस पौधे का एक्चुअल नाम है कैनबिस सटाइवा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैनबिस सटाइवा इज द प्लांट फ्रॉम विच मारिजुआना इज ऑब्टेन्ड। तो कैनबिस सटाइवा के जो फ्रूट और लीव्स होते हैं ना, उन दोनों का इस्तेमाल करा जाता है। जब उसके फ्रूट का इस्तेमाल करके किसी ड्रग को बनाया जाता है, तो उस फ्रूट का जो फॉर्म होता है वो कहलाता है हशीश या हशीश। ये जो केमिकल होता है सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है मारिजुआना का, मतलब सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर हेलुसिनेशन क्रिएट करने की। इसके अलावा अदर वन इज भांग और गांजा। भांग, गांजा, चरस जो इसकी पत्तियों से या फ्रूट का जो कवरिंग होती है उससे बनती है, वो ये तीन चीज़ें होती है। लेकिन हशीश जो होता है वो ड्रग का सबसे पावरफुल फॉर्म होता है। तो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के नेम। तो यहाँ पे जो फंगस है उसका नाम क्लैविसेप्स परपुरिया है, मेड C capital and P small. Here the masculine period cactus name is Lophophora williamsi, made L capital W small. Marijuana plant name is Cannabis sativa, make C capital and S small. Please remember the important tools are LSD and marijuana, and mescaline is not that important. But you have to remember what is the most important thing about this. From which plant it is obtained? It is obtained from a plant known as Cannabis sativa.
Being that, what is the powerful form of marijuana? That is hashish. What are the other derivative of marijuana plant? That is bhang, ganja and charas. Which of the following substances is responsible for creating ergotism? That is LSD, because it contains a chemical known as lysergic acid diethylamide. It is obtained from an ergot fungus. Ergot fungus means a fungus infecting a rye plant, and the name of the fungus is Claviceps purpurea, and it mainly is a teratogen, means substance causing fetal abnormalities in a female if consumed during the time of pregnancy. And the last one is ergotism, means eating a cereal infected by ergot fungus will cause sterile hallucinations. So remember these things, which one of these is teratogen, which one of these is able to produce hashish, which one of these produces able to bhang, charas and ganja. You have to remember all that thing. But actually two topics are left over, which I am not including in this: alcohol addiction and tobacco addiction. We will talk about that addiction on my next video, because it's now more than a time I can do a video, and I'm entirely exhausted now. So I'm leaving this video now, and we will continue it later on. Thank you for your patience.